सरस्वती माता की जय। भारत माता की जय। माँ सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन। हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय सभी हमारे साथ पधारे हुए प्रबुद्धजन, स्कूल के प्रिंसिपल महोदया, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके बीच में राष्ट्र के एक युवा संत पधारे हैं जिनका नाम है भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आप बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से आए हैं और इस समय आप एक सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। 33 जिलों की यात्रा है और इस समय 31वें जिले में सूर्य नगरी जोधपुर में आप इस समय अपना प्रवास कर रहे हैं। तो मैं अधिकृत लूँगा और एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है उनको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचन से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो इस गीता को पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है और जिस तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया गीता सार सुनकर, वैसे हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? है? थोड़ा जोर लगाइए। बोलिए भारत माता की। हाँ, बेटियों की आवाज नहीं आई। बोलिए भारत माता की। अभी भी वही पलड़ा भारी है, थोड़ा जोर लगाओ। हाँ, बोलो भारत माता की। एक बार फिर ट्राई करते हैं। झांसी की रानी को याद करो, मुट्ठी बंद करो, फिर लगाना। बोलो भारत माता की। हम तो ये जीतने भी नहीं देंगे। चलो, आदरणीय प्रधानाचार्य में सभी शिक्षकगण, सभी पधारे हुए प्रबुद्धजन और सभी मेरे बहन भाई, बड़ी दूरी तय करके हम आए हैं राजस्थान की यात्रा करते हुए। और कौन सा गांव है ये? है तनावड़ा। तो जोधपुर में भी बहुत सारे स्कूल से, बहुत सारे विद्यालयों में जा सकते थे, पर पिछले 3 दिन से इस विद्यालय के लिए मुझे से निवेदन हो रहा है और हमारे देवी जी बोले वहाँ चलना जरूरी है। तो ये समझिए कि ईश्वर की कृपा है हम सब पर कि हम सब मिल रहे हैं। और भगवान जब भी जीवन में कोई सुंदर मार्गदर्शन देता है तो हमें अच्छे लोगों से मिलाता है और कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है। जीवन में एक अच्छी बात हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यस या नो? सब सफल होना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्या आप खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। अरे वाह। और इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? IIT अपने आप हो जाएगी? तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत। कितनी कितनी मेहनत? बहुत मेहनत। आप बहुत मेहनत करते हैं? हैं? घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं? घर पे 3 घंटे पढ़ते हैं? तब तो चांस है। क्या नाम है आपका? है महावीर। ताली बजाओ। 3 घंटे पढ़ता है घर पे। बैठ जाओ बेटा। थैंक यू। आप बेटा, आप हाँ खड़े हो जाओ। आपका क्या नाम है? अमिता। अरे वाह। आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बैठो। अमिता टीचर बनना चाहती है। यानी कि हम सब ने अपने अपने गोल डिसाइड कर रखे हैं, सोच रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने चिंतन किया कि हमें क्या बनना है। अब एक वो नाम सुना था कि आपने? मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल, सपने मुंगेरी लाल के, हसीन सपने मुंगेरी लाल के। वो एक दिन में बैठे बैठे 20-30 सपने देख लेता था कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, पर वो बनता कुछ भी नहीं था।
तो जो स्वप्न आपने देखा है कुछ बनने का, तो सपना देखना तो बहुत सरल बात है। आज किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना चाहता है, बोले आईपीएस। क्या बनना चाहता है, बोले आईएएस। कितना वो सरलता से बोल देते हैं, पर उनको ये अंदाजा भी नहीं होता कि हमें इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। इस दुनिया में 85% लोग, 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं और 15% लोग हैं जो अपने इस हिस्से से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। 85% लोग ये जो दिमाग है ना, इसको यूज ही नहीं करते और नया का नया ले जा करके भगवान को दे देते हैं कि प्रभु आपने हमें दिमाग दिया तो था पर हमने यूज नहीं किया। 85% लोग। 15% लोग हैं जो लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जो सफलता को प्राप्त करते हैं। अब आपको ये अंदाजा है क्या कि उस 15% की सूची में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे चलना चाहते हैं? जोर से बोलो, वॉल्यूम तो है नहीं, कैसे चलोगे? हैं? अब भीड़ से आगे चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसको किसको? तुम खड़ी हो बेटी। हाँ, ब्लैक सोलह खड़ी हो। क्या नाम है आपका? मोनू। दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है आरती। क्या नाम है? रहती कहाँ है? आप जानती हैं उसे? नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? कभी उससे मिली नहीं। क्या जवाब दिया इतने? कभी उससे मिली नहीं। अब सोनिया गांधी को जानती है? इंदिरा गांधी को मिली है? इंदिरा गांधी को जानती है आप? अच्छा, मीराबाई को जानती है? मिली हो उससे? आरती को क्यों नहीं जानती? उसके बारे में सुना नहीं है। आप आरती को इसलिए नहीं जानती कि उससे कभी मिली नहीं है, और इंदिरा गांधी को तो ऐसे जानती है जैसे उसके साथ में उठती बैठती हो। हाँ मनु बैठो। अब आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा। आरती को नहीं जानती कि किससे कभी मिली नहीं है, पर इंदिरा गांधी जो वो इस संसार को छोड़कर गई, शायद ये जन्मी भी नहीं थी, फिर भी उसको जानती है। मीराबाई जो 500 साल पहले हुई, वो ये उसको जानती है। ये है 15% लोगों की सूची। इस दुनिया में ऐसे 15% लोग हैं, वो जिस फील्ड में भी गए उनको दुनिया जानती है। मीरा भक्ति मार्ग में गई तो इतनी तन्मयता से गई कि आज भक्ति मार्ग में कोई नाम आएगा तो मीरा का नाम पहले नंबर पे आएगा। इंदिरा गांधी राजनीतिक क्षेत्र में गई तो ऐसी लगन से गई कि आज राजनीतिक क्षेत्र में जब भी नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? इंदिरा गांधी का नाम आएगा। तो इस 15% सूची में सम्मिलित होने के लिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूं, सरल सा। आप मुझे ये बताएंगे, लड़कों से है मेरा ये प्रश्न, बेटियां जवाब नहीं देगी। लड़के ये बताएंगे, क्या जमीन में से तेल निकलता है? हैं? बोलो ना, इसको हिलाओ ये अकड़ जाएगी। हैं? निकलता है जमीन में से तेल। अच्छा, जमीन में से घी नहीं निकलता? नहीं निकलता? पक्का? जो घी कहां से निकलता है? दूध से। दूध कहां से आता है? गाय में दूध कैसे आता है? घास खाने से। घास कहां से आती है? तो घी कहां से निकला? निकला ना? हाँ, घी कहां से निकला? जमीन से निकला। यानी कि सारी चीजों का उत्पादन, उपार्जन कहां से होता है? जमीन से। जिस प्रकार ये जमीन उपजाऊ है, हर चीज का घोतक है, हर चीज यहीं से निकलने वाली है, उसी प्रकार जो पावर, जो उत्पन्न करने की शक्ति, जो पैदा करने की शक्ति जमीन के अंदर है, वो की वो ताकत, वो की वो शक्ति, उतना ही उपजाऊ हमारा मस्तिष्क है। दुनिया भर में जितने लोग, जिसने किसी ने हवाई जहाज उड़ाई, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने रेलगाड़ी चलाई, जिसने कंप्यूटर बनाया, उन लोगों के पास में जितना मस्तिष्क है, जितना पावर है, वो का वो पावर, जैसे भगवान ने 2 आंख,
2 कान, 1 नाक, सबको बराबर दिया है ना भाई। वैसे ही दिमाग भी भगवान ने सबको बराबर दिया है। अब बात यह है कि उस मस्तिष्क को, उस दिमाग को हम यूज कितना करते हैं और कहां करते हैं, किस जगह पे करते हैं। अब बुरी चीजें होती है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है या गुटखा खा रहा है या कोई नशा कर रहा है, कोई क्लास लगती है क्या? कोई ट्यूशन होती है क्या उसकी? मोबाइल चलाना हम सीख गए हैं कि कौन सा ऐप कैसे यूज करना, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास लगी क्या? कोई स्पेशल टीचर हायर किया क्या? पर वो सारी चीजें हम अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत उसी में ही झोंक रहे हैं। उसी प्रकार वही ताकत, वही एनर्जी, वही ऊर्जा अगर हम पूरी तरीके से एक चिंतन कर लें कि मुझे ये बनना है और उस सफलता के लिए हम रात दिन प्रयास करते रहे, तो जो चाहे वो सफलता हम आपको प्राप्त हो सकती है। मैं अक्सर किसी दिन नहीं भूलता, मैं एक उदाहरण एक व्यक्तित्व का देता हूं जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। हमारी अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है? आदिवासी जनजाति क्षेत्र से। उनकी पर्सनैलिटी भी कोई ज्यादा गजब की नहीं है, रंग रूप पर्सनैलिटी कोई गजब की नहीं है। आती कहां से है? जनजाति क्षेत्र, गरीब परिवार से। पर आपको पता है एक वो अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म का एक डायलॉग था ना कि हम जहां खड़े होते हैं, अरे वाह शाबाश। अब देखो ये डायलॉग याद है पूरा। तो हम कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, कौन से गांव से आते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड कैसा है, स्कूल की वैन कैसी है, हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता कैसे हैं, ये सारी चीजें आपकी सफलता का घोतक नहीं है। ये आपकी सफलताएं तय नहीं करती है। आपकी सफलता आपकी हवा में है, आपकी ऊर्जा में है, आपकी उड़ान में, न कि स्कूल में, न कि टीचर्स में, न कि पेरेंट्स में। कई बार आदमी फेलियर होने का सारा कारण अपने माँ बाप पर थोप देता है। मुझे माँ बाप अच्छे नहीं मिले, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं तो बहुत गरीब परिवार में जन्मा, मुझे टीचर अच्छे नहीं मिले, अगर मैं उस स्कूल में होता तो मैं ये कर देता, मुझे ट्यूशन मिल जाती तो मैं ये कर देता, मुझे ये मौका मिल जाता तो मैं ये कर देता। ये सब पागलों की जैसी बातें हैं और फेलियर लोगों की निशानी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, अगर उनकी बायोग्राफी को पढ़े ना तो आदमी को रोना आ जाए। मिसाइल मैन के नाम से जाने गए वो, और अद्भुत शक्ति उनके अंदर में। एक मेधावी छात्र, पढ़ने के लिए खुद की किताबें नहीं थी, बच्चों की किताबें, पड़ोसी के बच्चों की किताबें लेकर के पढ़े, ऐसा आपने सुना है ना उनके बारे में। पर वो एक भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद उन्होंने प्राप्त किया। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो क्षमता है, ये हम सबके पास में है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम इसको यूज नहीं करते। इस दिमाग को हमने अन्य चीजों में इतना बांट दिया कि पूछो मत आप। और वो दिमाग की एनर्जी जब हम अन्य चीजों में लगा, तो अभी आप सबका विशेष मेन काम क्या है? बोलो ना, सबसे जरूरी काम क्या है? क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपका सबसे मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपके पास में घंटे कितने हैं? 24 घंटे। अब इन 24 घंटों का आपको हिसाब देना हो पर डे का। घर में राशन आता है, हिसाब करते हो कि नहीं? दूध आता है कि हिसाब करते हो कि नहीं करते? अगर आपको कोई 24 घंटे का हिसाब देना हो कि कल के 10 बजे से लेकर आज के 10 बजे तक आपने क्या किया, इन 24 घंटों को आपको हिसाब देना हो, तो आप क्या कहेंगे? सोए कितने? सोए कितने रात? बोलो ना, कितने घंटे सोए भाई? 7-8 घंटे? 8 घंटे मान लो। 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा सोता है वो तो कुंभकर्ण का भाई है। तो 8 घंटे आप मिनिमम मान लो। कितने सोए आप? अच्छा, खाना पीना नहाना धोना कितना घंटा लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? 2 घंटे। बोलो ना भाई, नहाना खाना कितना घंटा? 1 घंटा। तो 2 मान लो। 8 घंटे सो लिए, 2 घंटे खाना पीना नहाना धोना सब हो गया। अब 2 घंटे निकाल दो आपके मनोरंजन के।
दोस्तों के साथ में, टेलीविजन में, मोबाइल में या फिजिकल एक्सरसाइज में, जिसमें भी 2 घंटे और निकाल दो, कितने हो गए? 8 घंटे सो लिए, 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना हो गया, 2 घंटे आपके मनोरंजन के हो गए, कितने हो गए? 12 घंटे। अब स्कूल कितने घंटे आते हो? 6 घंटे हैं? घंटे कितने घंटे आते हैं? 6 घंटे मान लो ना मैम। अभी अभी होगी, स्पेशल होगी अभी, रोज तो नहीं होती। हाँ, रोज तो 6 घंटे का ही पीरियड होता है। अभी तो एक स्पेशल क्लास है परीक्षाओं के कारण, तो 6 घंटे और इंक्लूड कर दीजिए। 12 और 6 18, 6 घंटे आप स्कूल में आ गए और 18 घंटे, अब कितना बच गया? अब उन 6 घंटों का हिसाब। अब ये बताइए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ना और 6 घंटे आपके पास में है, तो उस 6 घंटे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ईमानदारी से कि घर पे 4 घंटे कौन पढ़ता है? जो 4 घंटे की स्टडी करता हो कम से कम, हालांकि घंटे आपके पास में 6 हैं, 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? जो 4 घंटे पढ़ता हो। 4 घंटे जो पढ़ता हो है नहीं मैम। अच्छा, 3 घंटे कौन पढ़ता है? 3 घंटे, 3 घंटे वाले 3-4 हाथ ऊपर हो गए। 3 घंटे पढ़ते हो ईमानदारी से? पढ़ते ही हो कि पास में कुछ और मोबाइल वोबाइल होता है? अच्छा 2 घंटे। अच्छा अभी 3 घंटे परीक्षा बोल करके पढ़ रहे हो क्या, कि रोज डेली पढ़ रहे हो 12 महीने से? परीक्षा बोल के पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ते थे ना? शाबाश। अभी परीक्षा का बोझ सर पे है, तो मेरी एक बात, आप अपने पास कोई डायरी या नोटबुक है तो उसमें लिख लीजिएगा, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर कम से कम 4 घंटे की मेहनत आपके घर पर नहीं होती है ना, तो आगे चल करके आपको 16 घंटे की मेहनत करनी है। 4 घंटे की मेहनत अगर आप घर पे नहीं कर रहे हो तो आगे जाकर के आपको दुखी होना पड़ेगा, ये मान लीजिएगा आप। क्योंकि आज जो समय आपका जिस काम के लिए है, वही काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आगे समय ही आपको दुख देने वाला है। अगर ये जो लड़के यहाँ पर बैठे हैं, लगभग जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की हो गई है, आपके पास में केवल 5 ईयर्स और है। जिनकी उम्र 16, 17 साल की है, उनके पास में केवल 7, 8 साल हो रहे हैं। ये 7, 8 साल तय करेंगे कि आगे के 75 साल आपके कैसे बीतने हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये 5 साल ये तय करेंगे कि आपका आगे का 75 साल का जीवन कैसा होने वाला है। अगर इस 5 साल में आपने मेहनत नहीं की, अपने आप को मेहनत की भट्टी में नहीं झोंका, तो आगे के 75 साल आपको बहुत दुखी करने वाले हैं। समझ में आ रही है बेटियों मेरी बात? अभी आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। आज बच्चे मोबाइल के चक्कर में, बुक्स पे ध्यान कम है, मोबाइल पे ज़्यादा है। बुक्स पे ध्यान कम है, लुक्स पे ज़्यादा है। बढ़िया कपड़े की चाह है, बढ़िया कटिंग की चाह है, यार दोस्तों के साथ में मस्ती करने की चाह। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको 4-5 साल सुखी कर सकती है। 4-5 साल आपको लग सकता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, बाकी आगे फिर आप सबको बहुत टेंशन वाला जीवन जीना है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे के 75 साल हमारे बढ़िया हो, आनंद वाले हो, तो इस 5 साल में ईमानदारी से मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए। लड़कों को व्यसन से और लड़कियों को फैशन से। समझ में आ रही है? बोलो ना। लड़कियों को फैशन और लड़कों को व्यसन, कि चलो कौन देख रहा है, 2 सूट पीछे चलते हैं स्कूल के। समझ में आ रही है बात? आज एक चीज पर आप विचार करना, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं आप सबको देखकर ही ये बात कह रहा हूं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो पहले इस बात पर विचार करना कि हमारी उठ बैठ किन बच्चों के साथ में है। दुर्योधन का मित्र कौन था पता है? कर्ण बहुत बाद में मित्र बना और थोड़े टाइम के लिए बना। दुर्योधन के साथ में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले मित्र उसके मामा थे। नाम क्या था? शकुनी। और अर्जुन का मित्र कौन था? श्री कृष्ण। एक अच्छा मित्र कृष्ण के जैसा आपको बहुत अच्छी चीज दे सकता है, और शकुनी के जैसा एक मित्र आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो अपने मित्र को थोड़ा देखिएगा।
अगर वो आपको कह रहा है कि यार चल पढ़ाई बाद में हो जाएगी, यार चल थोड़ा सा ये काम कर लेते, यार पढ़ाई बाद में हो जाएगी, चल थोड़ा सा स्कूल के पीछे चल के 2 सूट लगा लेते हैं, ले ये खा ले, ये गुटखा है, कुछ नहीं होगा, खा ले, वो आपका मित्र नहीं है। इस दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है। मेरी जो ये बातें हैं, स्पीच है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अपने मित्र का चुनाव करना सीखिए। अगर ये चुनाव आपका ठीक से हो गया ना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड मित्र के साथ करते हैं, उनके विचार लेते भी हैं और अपने विचार देते भी हैं। तो एक चुनाव करना सीखिए, बेटियां भी और बेटे भी। मित्र कैसा है, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है, वो मित्र हमारा कैसा है। क्योंकि आज सोशल मीडिया, फिल्मी मीडिया इस भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी पीछे 2-4 साल पहले एक फिल्म आई थी, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले ही उसको देखा। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, देखा आप सबने? हाँ, उसमें कहाँ पीछे रहने वाले थे। कौन सी फिल्म आई थी? 3 इडियट, देखा आपने? उसमें आपने देखा कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा, क्या नाम था उसका? है? ओहो, क्या बात है, धन्य हो। पढ़ने वाला बच्चा कौन था उसमें? है? रेंचो नहीं था, वो एक और था ना, है? जिसको बुद्धू बताया गया, जो रात दिन किताबें पढ़ता है। हाँ, उसको बुद्धू बताया गया। और जो आउट पटांग हरकतें कर रहा है उसको समझदार बताया गया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये सारी चीजें है ना, फिल्मों में ये ठीक लगती है, रियल लाइफ में इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारी फिल्में हमको क्या परोस रही है पता है? जो रात दिन पढ़ने वाला बच्चा है उसको वो बुद्धू बता रही है। पढ़ने वाला बच्चा बुद्धू होता है क्या? और जो गटर मस्तियां कर रहा है, बिना बुलाए किसी के घर जा रहा है, किसी के गेट पर जाकर के बाथरूम कर रहा है, शराब पी रहा है, उसको वो क्या बता रहे हैं? उसको वो इंटेलिजेंट बता रहे हैं, समझदार बता रहे हैं। क्या वो समझदार है क्या? ये हमें क्या परोसा जा रहा है? ऐसी उटपटांग हरकतें करने वाले समझदार नहीं होते। रियल लाइफ में अगर कोई ऐसा करेगा ना तो लोग गली में नहीं घुसने देंगे उसको। ये सारी चीजें फिल्मों में ठीक लगती है। और फिल्म ने क्या दिया हमको कि जो पढ़ने वाला बच्चा जो रात दिन स्टडी करे उसको वो बुद्धू बता रहे हैं। पढ़ने वाला बुद्धू नहीं होता है। इस दुनिया में हमारा कोई सच्चा मित्र अगर कोई है ना तो वो है ज्ञान। क्या है? नॉलेज। उससे बढ़िया कोई मित्र नहीं है, उससे बढ़िया आपका कोई पालक नहीं है, उसके से बढ़िया आपका कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान कहां से आता है? किताबों से आता है। हमें किताबों से मित्रता करनी चाहिए। जिसने किताबों से मित्रता की है, किताबें वही नहीं कि केवल जो स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, हमने घर जाकर के होमवर्क कर लिया, दूसरे दिन आकर के टीचर्स को फिर दिखा दिया कि हमने ये कर लिया, केवल वही ज्ञान नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, अपने पड़ोसी से, अपने साथ के बच्चों से, जिसको आगे बढ़ना है उसको हिंदी भी आए, उसको संस्कृत भी आए, उसको इंग्लिश भी आए, उसको दुनिया भर का नॉलेज भी आए, उसको नृत्य भी आए, उसको सिंगिंग भी आए, उसको बोलना भी आए, उसको चित्रकारी भी आए, दुनिया भर का जितना आर्ट है वो सारी की सारी चीजें आज आपके पास में समय है। इस 5 साल में आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने समय की कीमत को समझिए। अगर इस वैल्यू को आज आपने नहीं समझा तो 5 साल के बाद में समय आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। इसलिए अभी हमारा सबसे जरूरी काम है सीखना। क्या है? सीखना। हर पर आपको तैरना भी आना चाहिए, आपको रेसलिंग भी आनी चाहिए, आपको घुड़सवारी भी आनी चाहिए। आप हर टैलेंट को सीखिए और आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि इसी भारत में ऐसे युवाओं से ये भारत भरा पड़ा है जो 15-15, 20-20 हजार की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उसको नहीं मिल रही है। और इसी भारत में ऐसे भी युवा हैं, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां उनके पीछे फिरती है कि आप हमारे पास आइए और जो पैकेज लेना है वो लीजिए। बोलो, आपसे पूछ रहा हूं बड़े बच्चे बेटे, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे बच्चे भी हैं जिनके बड़ी बड़े पैकेज लेकर के कंपनियां पीछे घूम रही है, प्लीज आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए। और ऐसे भी युवा हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि 15,000 रुपए महीने के हम कैसे कमाएं। क्यों इतना फर्क? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू खुद बनाई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किस गांव में जन्मे हैं, आपकी स्कूल कैसी है, ये मायने नहीं रखता। आप अपना एक फोकस केंद्रित करके, एक ध्यान केंद्रित करके
अच्छा खावें, अच्छा देखें और अच्छा सुने। ये 3 नियम आप पकड़ लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, आप अपने डायरी में 3 काम आप कर लीजिए। मुझे अच्छा खाना है, बुरी चीजें नहीं खानी है। मुझे अच्छा ही अच्छा देखना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखना है, और मुझे अच्छा ही सुनना। ये 3 नियम आप आज से आरंभ कर लीजिए। नहीं तो बुरा देखना है, न बुरा सुनना। मोबाइल हाथ में लेकर के बैठोगे 2 घंटे, मेरे पास में मोबाइल है तो मैं उसमें दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें देख सकता हूँ, मैं अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुन सकता हूँ। और वही मोबाइल मेरे हाथ में तो मैं उसमें कुछ भी देख सकता हूँ। तो आप, मोबाइल बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज ये है कि आप उस मोबाइल में देख क्या रहे हैं। आप किताबों में ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान पर ध्यान दीजिए। दुनिया भर की किताबें आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 6 महीने में आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और समय को दोष मत देना, समय उसी की कदर करता है जिसने समय की कद्र की है। समझ गए बात? तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, खूब आप मेहनत करिए। और आज मैं एक लास्ट एंड फाइनल बात जो मैं कहने के लिए आया था, मैं आज आपको एक किताब सजेस्ट करके जाता हूँ। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी स्वास्थ्य कल से थोड़ा सा डाउन है। तो मैं आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता। किस किस के घर में है? 10-15 जनों के घर में है। आप में से पढ़ा है कभी किसी ने इसको? कोई जानता है इसके बारे में? थोड़ा बहुत जानता है कोई? अच्छा, गीता किसने कही है? किसको कही? क्यों कही है? आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा भैया खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? महेंद्र। अर्जुन को भगवान ने गीता कही क्यों? कौन सा मार्गदर्शन? खाली युद्ध का ही है? संसारिक जीवन का कर्तव्य बोध, अपने जीवन को सुंदर बनाने का तरीका। बहुत सुंदर महेंद्र ने जवाब दिया। आपने पढ़ा महेंद्र कभी इसको? कुछ पता है इसके बारे में? आपको कुछ बता सकते हैं गीता की इंपॉर्टेंस के बारे में? आप में से कोई और बता सकता है? आप बताएंगे? तो हाथ कर रहे हैं ना ऐसे। अच्छा, यूं ही हो गया, नींद में ही हो गया। और कोई बताएंगे? मेरी बेटियां कोई बताएगी? आप में से किसी ने गीता को पढ़ा है? अच्छा, ये बैठो महेंद्र, आप बैठे। ये गीता है क्या? गीता क्या है? ये क्या है? बताओ बेटा। आप रेड टी शर्ट, आप बताओ। हाँ पूजा, ये क्या है बेटा? पौराणिक, इसमें क्या है? पौराणिक ग्रंथों में क्या होता है? सत्य, अच्छाई, संस्कृति, संस्कार, ये किसमें होते हैं? तो आपने पढ़ा कभी इसको? आपको आवश्यकता नहीं संस्कृति संस्कार की, है ना? है तो फिर आपने पढ़ा क्यों नहीं? अच्छा, आपको ये लगता होगा कि मेरे अंदर तो सारी संस्कृति संस्कार है, तो फिर आपने पढ़ा क्यों नहीं? जब आपको इतना मालूम है कि इसमें सत्य है, संस्कृति है, संस्कार है, तो फिर आपने क्यों नहीं पढ़ा? साधारण सा प्रश्न है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? समय नहीं था? हाँ, बिजी है ना? मोदी जी का सारा काम आप ही देखती हैं बेटो बेटा। अच्छा, और कोई गीता के बारे में कोई जानता है? बोलो ना। एक बात बहुत सुंदर आपने कही, पूजा नाम बताया ना आपका? पूजा ने एक बात बहुत ही सुंदर कही। इसमें क्या है? सत्य, संस्कृति और संस्कार। कितनी बढ़िया बात आपने कही, एक बार ताली बजने चाहिए इस बात के लिए। सत्य, संस्कृति और संस्कार, क्या तीनों की आवश्यकता हमें है? आपको लगता है कि ये तीनों चीजें हमें होनी चाहिए, इससे आदमी की वैल्यू बढ़ती है? गीता एक रिलीजन किताब नहीं है, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक किताब है। और अर्जुन को भगवान ने इसलिए सुनाई कि जब अर्जुन, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो डिप्रेस हो गया, उदास हो गया, उसको चिंता हो गई, उसको ये था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो भगवान ने उसको गीता सुनाई। ये वो किताब है जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, टोटली मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने की कला है भगवत
गीता। और मैं एक बात कहूं कि दुनिया के 128 देशों में टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर कोई ग्रंथ पढ़ाया जाता है तो उसका नाम है भगवत गीता। इंडोनेशिया में एमबीए के कोर्स में, मैनेजमेंट की कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? भगवत गीता। ये वो किताब है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी व्यक्ति से मिलते तो उसको क्या गिफ्ट करते पता है? भगवत गीता। क्योंकि उन प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश के पास इससे अमूल्य वस्तु कुछ है ही नहीं। तो ये इतनी अनमोल वस्तु हमने कभी पढ़ी क्यों नहीं? अगर जीवन में सफलता का घोतक, अगर आपको बुद्धिबल तो स्कूलों से मिल जाएगा, पर मनोबल, आत्मबल आपको कहां मिलेगा? आत्मबल आपको मिलेगा भगवत गीता से। अच्छा, एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। छोटा सा है, फटाफट फास्टली आप जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न यह है कि अगर फटाफट जवाब देना, बेटियां भी, अभी दिमाग कैसा चलता है आपका अभी तुरंत पता पड़ जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। पूछ लूं? मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बोलो। है? कितना जीरो लगेगा? 7 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 7 वाले हाथ ऊपर करें। 7 वाले हाथ ऊपर करें। 5 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? वेरी नाइस। कितना लगेगा? हाँ, 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगेगा? कह रहा हूं ना, ये यूज नहीं करना है अपने को, घस जाएगा ये। फटाफट बताओ कितना जीरो लगेगा? फिर गलती कर रहे हो। अब लास्ट एंड फाइनल पूछ रहा हूं, 5 जीरो लगेगा। कितना? 6 वाले हाथ ऊपर करें। कितना जीरो लगेगा? 10 लाख रुपए में कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अच्छा, एक जीरो में कम कर दूं तो चेक की वैल्यू रहेगी? है? और एक और कम करूं तो? 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 हाँ, कितना बचेगा? 1। अब चेक की वैल्यू है, बोलो ना, कितनी? अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, चेक की वैल्यू है? नहीं है ना। जिस प्रकार उस चेक में जीरो की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किससे है? 1 से है। जीरो क्या है? आप पढ़ रहे हो, आप कोई एमबीए करेगा, कोई आईआईटी करेगा, कोई आईआईएम करेगा, जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर वैल्यू का आधार क्या है? 1 है। तो आपकी वैल्यू का आधार केवल आपकी स्कूल की पढ़ाई नहीं है, आपकी वैल्यू सत्य, संस्कृति और संस्कार से है। और वो आपको कहां से मिलेगा? भगवत गीता से। तो इसको भी आप रोज मोबाइल को समय ना दें, क्योंकि मोबाइल कैंसर से भी ज्यादा घातक है। समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा मोबाइल के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक कौन है पढ़ने वाले बच्चों के लिए? मोबाइल है। तो ये किताब जो है वो अमृत है और आपके जीवन को सफल कर सकती है। आप इसको पढ़ेंगे, घर में रखी होगी, उसको निकालेंगे? नहीं है? नहीं है। अच्छा, मैं ये गिफ्ट कर दूं तो आपको सबको, कौन कौन लेगा? सब लेंगे? तू खड़ा हो, विराट कोहली खड़ा हो जा, बीच में बैठा, रेड कोट, ये इधर आपके पास वाला, आगे आ जा। देखो दस्ताने, कोट, इतनी तो ठंडी नहीं है यार। अच्छा इधर आ जा। क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सी क्लास में हो? आयुष 7th में हो। पढ़ोगे आप क्या? अरे वाह, पक्का याद कर लोगे? संस्कृत में है, कैसे पढ़ोगे? कैसे करोगे ट्रांसलेट? हाँ, मम्मी संस्कृत टीचर है, पढ़ती है क्या? अरे वाह, देखो इसने जितने जवाब दिए कॉन्फिडेंटली दिए और बिल्कुल सही दिए। और इसने ना नहीं कहा, उसने कहा मैं ट्रांसलेट करूंगा। ट्रांसलेट कैसे करूंगा? बोले मम्मी से पूछूंगा। ये पढ़ने की ललक होती है। जिस आदमी किसी चीज को जानना चाहता है ना, तो उसको खोज लेता है कि मुझे उसको कैसे पाना। बहुत बढ़िया आयुष, आपको मैं गिफ्ट करूंगा, आप पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे। कितने श्लोक है इसमें पता है आपको? 700 श्लोक है। कितने?
700 श्लोक, और ये 700 श्लोक नहीं है, जीवन जीने के 700 सूत्र हैं। पर आयुष्य बहुत बोरिंग है। क्या है बोरिंग? मतलब मन नहीं करेगा। वेरी नाइस। इसको आप पढ़ेंगे ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो आप बोर हो जाएंगे कि यार क्या लिखा, छोड़ो नहीं पढ़ना। समझ गए? पर ये बोरिंग तभी तक है जब तक समझ में नहीं आती है। अगर ये समझ में आने लग गई, आपका बुद्धि का लेवल यहाँ तक पहुँच गया, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। आज आप 7वीं क्लास में हैं, इसको पढ़ना आपने आरंभ कर दिया। जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे तब तक आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा, आप इतने होशियार हो जाएंगे कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे, रोज 15 मिनट 20 मिनट। पूजा पढ़ेंगे आप पक्का? ये तो नहीं है कि कल स्कूल आओ, टीचर पूछे कि पूजा होमवर्क किया, बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। हैं? रोज 15-20 मिनट महेंद्र पढ़ेंगे आप? रोज 20 मिनट इसको ईमानदारी से पक्का ही देना है। चैलेंज के रूप में एक नियम बना लीजिए कि 20 मिनट कुछ भी हो जाए, मैं सब काम कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, यार मित्रों के साथ में भी खेल रहा हूँ, तो मुझे 20 मिनट ईमानदारी से किसको देने हैं, समझ में आए या न आए। एक संकल्प आज सब लेंगे कि इसको 18 बार इसकी आवृत्ति करनी है। ये संस्कृत में भी है आयुष और हिंदी में भी है। हिंदी पढ़ लेना आप, और इसको 18 बार पढ़ डालना। एक बार समझ में आए या न आए, कितनी बार पढ़ना है? 18 बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। एक बार कंप्लीट हो जाए तो लिख लेना कि एक बार हो गई, पर चाहे कुछ भी समझ में न आए, पर इसको कितनी बार पढ़ना है? आप देखेंगे कि 19वीं बार ये आपसे बातें करने लगेगी, ये बोलने लगेगी, ये आपके जवाब देने लगेगी। आपके मन में जो प्रश्न आएगा ना, इस प्रश्न का उत्तर ये देने लगेगी। बोलने का मतलब ये नहीं है कि इसके को जी मिलने लग जाएगी, आपके प्रश्नों का उत्तर इसमें से आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। तो आप पढ़ेंगे सब इसको। तो 2.5 महीने के बाद मैं वापस आ रहा हूं जोधपुर, आपसे मिलूंगा मैं। आप मिलना चाहेंगे मुझसे? पक्का? कब मिलेंगे हम और किस पे चर्चा करेंगे? अगली बार मैं आपसे गीता में से 10 सवाल पूछूंगा, आप जवाब देने के लिए तैयारी करेंगे, और कम से कम 50 सवाल आप मेरे से करना, क्योंकि आप गीता पढ़ेंगे ना तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो कब मिल रहे हैं? जोर से बोलो ना। और किस पे चर्चा करेंगे? तैयारी करेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो सब। प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर होते हैं। पक्का? तू भी खड़ा, इधर आ, इधर आ जा। क्या नाम है? अफजल। कौन सी क्लास में है? 8वीं क्लास में है। पढ़ेगा पक्का? चलो ठीक है बेटा, बैठो। हाँ आयुष, ये लो आप, है ना पढ़ना। हाँ हो गया बेटा, हो गया। तो कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा होगी? पक्का? चलो, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सादर वंदन, महाराज साहब को प्रणाम, और उपस्थित ग्रामीण जन सभी, मेरे स्टाफ और सब बच्चे, महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यालय में पधारे और गीता से जुड़े कर्म योग की जानकारी दी। मैं एक चीज़ और ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगी कि बतौर एक शिक्षक मैं ये मानती हूँ कि गीता से बड़ा बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान कोई नहीं जानता। शायद ही इस पूरे संसार में ऐसा कोई धर्म होगा जहाँ पर भगवान कह रहे हैं और भक्त प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है, जहाँ बात होती है कि कह दिया सो कह दिया, पर यहाँ पर अंतिम समय तक प्रश्न किए जा रहा है। और हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो यही कहता है कि बच्चा प्रश्न करना सीख गया तो सब सीख गया, आगे वो अपने आप सीख जाएगा। और यही हमारे धर्म का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ईश्वर की कही बात पे भी हम प्रश्न कर सकते हैं। अंतिम समय तक, अंत में तो श्री कृष्ण कह ही दिया था कि तुझे विराट रूप दिखा दिया, अब तो तुझे जो सही लगे वो कर। कहीं बांधा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर, जो तुझे सही लगे वो कर। तो ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। और महाराज साहब ने साथ में आपको कर्म को साथ में लेते हुए, और बच्चों ये इसको पढ़ के देखना, इसमें कोई ना कोई श्लोक समसामयिक लगेगा हर स्थिति में। हम जब भी पढ़ेंगे ना इसको, हमें किसी न किसी प्रश्न का, हमारे जीवन से जुड़े प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा।
बाईसी महाराजा का और साथ में पधारे सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हुए ग्रामीणों का भी धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो इस गीता को पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है, और जिस तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया गीता सार सुनकर, वैसे हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।